नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसएन तिवारी और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सिक्योरिटी। आज का एपिसोड बहुत ही विशेष है क्योंकि आज हमारे साथ हैं भारतीय सेना के एक अनुभवी एनसीओ जो अपने सैन्य अनुभव, अनुशासन और नेतृत्व के बारे में हमारे साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। और हम जानेंगे कि आर्मी का अनुशासन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में किस प्रकार मददगार होता है और सिक्योरिटी पर्सनल को सिविल पर्सन, कॉन्ट्रैक्टर, ड्राइवर तथा विजिटर के साथ किस प्रकार प्रोफेशनल और इफेक्टिव तरीके से व्यवहार करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक विशेष इंटरेक्शन सेशन। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दें सर। Jain sir, first of all, thankful to you that you have given opportunity to me to address it. और मैं आपका बहुत आभारी हूँ क्योंकि आपके चैनल को मैं देखता भी रहता हूँ और भी सर लोग हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक प्रेरणा का काम करते हैं और नो डाउट। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, माय नेम इज संतोष कुमार तिवारी. आई हैव स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम इंडियन आर्मी इन आर्मी एयर डिफेंस सेक्टर. Now I have studied 12th from Kendriya Vidyalaya Sangathan. My father was also ex-army captain from Army Air Defense. My mother, she is a housewife. Uh, my wife, she is also housewife, and they have three children. One was elder son and two was daughters. My elder son was passed out from 12th for Army Public School, and my daughter, both of them, she studied in Army Public School. So now I am talking about of corporate sector. After the serving of 18 years, I have started my corporate journey from as a third party role from Gallant Security to 3 years. After I got an opportunity of Intech Organis Limited as a assistant manager security. Due to some reasons, I have leave the job after 4 months due to some NSTL property reasons or maybe personal reason. Then I have again got the opportunity in Sagar Cement and also VTrans India Limited. Then I will given preference to VTrans India Limited because it was given opportunity in the scope of as an admin. After serving of approx 2 years, I got another opportunity in Coca-Cola SLMG Beverages as a system manager admin. Until now, I am serving it. सो ये काफ़ी एक मतलब एक्सपीरियंस मुझे मेरे लिए रहा इंडियन आर्मी से लेके कॉर्पोरेट में, जहाँ पे वेयर आई हैव गेन द एंटायर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग ऑफ सिक्योरिटी, लीडरशिप, डिसिप्लिन. तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला. तो इस तरह से सर मेरा ये परिचय है. सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि आर्मी और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो दोनों अलग-अलग क्षेत्र हैं। तो इन दोनों में आपने रिटायरमेंट के बाद में कैसे कोऑर्डिनेशन सामंजस्य बैठाया सो दैट हमारे इस इंडस्ट्री में जो भी एक्स सर्विसमैन हैं जो अभी भी सर्विस में हैं और वो ये सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद या वीआरएस लेने के बाद मैं इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में अपना नाम कमाऊं, तो कैसे सामंजस्य आप बैठा रहे हैं सर आफ्टर रिटायरमेंट? नो No doubt, sir, there was a huge difference between both of them sector because always army is different than corporate sector. और जहाँ पे हमें आर्मी में क्या है, थोड़ा सा गर्म वाला माहौल है और कॉर्पोरेट में थोड़ा मिला जुला माहौल है. ऑलवेज वन थिंग विल बी रिमाइंडेड रिगार्डिंग इन द स्कोप ऑफ सिक्योरिटी. वन थिंग विल बी सस्पेक्ट बट ऑलवेज विद रिस्पेक्ट. हमें अपनी भाषा में, हमें अपने व्यवहार में हमेशा फॉर्मनेस दिखानी चाहिए और अपनी चीज़ों को समझना चाहिए क्योंकि इंडियन आर्मी और कॉर्पोरेट में बहुत अंतर है. आधी चीज़ें आपकी बातचीत से सॉल्व हो जाती है. तो नो डाउट डिफरेंस चैलेंज है और चीज़ें हैं. रही बात कॉर्पोरेट की और आर्मी में किस तरह से अडेप्टेबिलिटी है, क्योंकि अगर इंसान में अडेप्टेबिलिटी है तभी वो उस चीज़ को फेस कर पाएगा क्योंकि डिफरेंस है दोनों के स्कोप में. तो इन चीज़ों के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि ज़रूरी होने चाहिए. आर्मी में जिस तरह से डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन कॉर्पोरेट में भी चाहिए. बट क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए क्योंकि चीज़ों को समझना पड़ेगा कंपनी की क्या डिमांड है. जो आर्मी में बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती थी, ये करना है, यहाँ नहीं करना है. बट कॉर्पोरेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है. और नो डाउट अपने डिग्रीज को, अपने कंप्यूटर एजुकेशन को, अपनी कॉर्पोरेट स्किल्स को इन्हांस करना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल सर, और मुझे लगता है कि जब कोई फौजी स्पेशली एनसीओ, जेसीओ या कमीशन ऑफिसर जब फौज से रिटायर होके आते हैं और जब एक सिविल महकमे में काम करते हैं तो उनको कहीं न कहीं इस सिविल महकमे के साथ में अपना तारतम्य बैठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर, मैं आपसे पूछूँगा कि इंडिविजुअली आप सिविल पर्सन को प्रोफेशनली कैसे हैंडल करते हैं सर?
तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पहली बात तो हमें उनसे बात ठीक ठाक करनी चाहिए। ये नहीं है कि आर्मी में है तो रूड बिहेवियर या जिसके लिए आदमी बड़ा स्ट्रिक्ट जाना जाता है, तो डिसिप्लिन है, बातचीत है, आधी चीजें आपकी बातचीत से जैसे मैंने बताया कि रिजॉल्व हो जाती है। पहले उनसे बात करिए, कम्युनिकेशन है, क्लियर होना चाहिए, कोई इस तरह का गैप नहीं होना चाहिए। वे पोलाइट बात करेंगे तो इशू बनेगा ही नहीं, सारी चीज हो जाए। एसओपी के तहत काम करना है, ऐसा तो है नहीं कि आप बाईपास कर सकते हैं। अगर बाईपास है तो उसको प्यार से समझाइए कि ये इशू है, इस कारण से आपको देरी हो रही है, और वो चीजों को समझ जाते हैं, क्योंकि आजकल सब लोग समझदार हैं, कोई ऐसी बात नहीं। फिर भी एक आध पर्सन कुछ होता है तो उन्हें समझ लिया जाता है, उन्हें समझा दिया जाता है, हायर अथॉरिटी से बात करें। दैट्स ऑल। और सर मैं ये जानना चाहूँगा कि चूँकि मैं भी जानना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री में मैं भी काम कर रहा हूँ, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर जो गेट डिस्प्यूट होता है और जो आर्गुमेंट्स होते हैं स्पेशली गेट पे, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए सर? मैं ये अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कैसे गेट पे जो प्रेशर होता है हम लोगों को, हमारे सिक्योरिटी गार्ड को होता है, तो उसके लिए सर स्पेशली आप अपने सिक्योरिटी पर्सन को क्या कम्युनिकेट करते हैं सो दैट कि वो गेट पे जो प्रेशर होता है, जो आर्गुमेंट होता है या डिस्प्यूट होता है, वो उसको बढ़िया से टैकल कर सके। इसके लिए सर आपका मूल मंत्र क्या होता है अपने सिक्योरिटी पर्सन को? देखिए, 2 और 3 चीज़ें हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिगार्डिंग ऑफ ड्राइवर, तो वहाँ पे क्या है, उन्हें 2 प्यार की बातें चाहिए और कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए कि सर हमें क्यों रोका गया है, किस कारण से रोका गया है, क्या आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है, क्या आपके इनवॉइस में कोई त्रुटि है, या अभी डिमांड नहीं है स्टोर की तरफ से, इस वजह से आपको रोका गया। तो उन्हें क्लियर क्लियर बता दिया करिए। फिर भी कई चीज़ें होती हैं जो हिडन रखनी पड़ती हैं, तो उसके लिए यही है कि थोड़ा बी पोलाइट और ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, उनकी बात सुने। और अगर कहीं ज्यादा डिस्प्यूट लग रहा है अगर कि हमें सूट है, तो स्टोर टीम को या जो भी परचेज टीम है उन्हें तुरंत इन्वॉल्व करें कि भैया आप ट्रांसपोर्टर को समझाइए, क्योंकि ड्राइवर अब नहीं मान रहा है। इसी हालत में हमें रूडनेस नहीं दिखानी है, क्योंकि वो ड्राइवर बेचारा बार बार आता है और हमें इस चीज को समझनी है, क्योंकि हमें एक गाड़ी तो डील नहीं करनी है, और डिफरेंट डिफरेंट गाड़ियां आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं। तो कोशिश करना प्यार से बातचीत करके और डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करके चीज़ों को रेक्टिफाई करना है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर आपने एक विजिटर मैनेजमेंट के बारे में भी और व्हीकल मैनेजमेंट के बारे में बताया। लेकिन सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री में सिक्योरिटी पर्सनल की अगर मैं बात करूँ तो सर सिक्योरिटी पर्सनल हर जगह कुछ न कुछ मिस्टेक ज़रूर करते हैं, चाहे आप न जाने कितने ही एसओपीज़ बना लें। तो उस गलतियों को सर हम मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या प्लानिंग करते हैं सर? सर गलती कम करने के लिए चीज़ें ये हैं, कम्युनिकेशन बड़ा क्लियर होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए, जिससे ये ना लगे गार्ड को कि मेरे सर ने ये बताया था और मैंने ऐसा किया, मैं कर लूंगा, मैं सोच लूंगा। तो ये चीज़ें पहली बात सिक्योरिटी के मन में नहीं रहनी चाहिए। क्लियर गाइडलाइन होनी चाहिए, क्लियर एसओपी होनी चाहिए कि है तो है और नहीं है तो नहीं है। तो इसमें आसानी हो जाती है सिक्योरिटी को भी काम करने में और गार्ड अपने सीनियर को भी रिपोर्ट करने में। तो इन चीज़ों से बड़ी ही मदद मिलती है। क्योंकि सर देखिए मैं बताऊँ कि इस इंडस्ट्री में हम लोगों को सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो यही आती है कि कई बार हम लोगों को ट्रेन्ड मैन पावर सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से नहीं मिल पाता है और ट्रेन्ड मैन पावर नहीं मिलने की वजह से आप लाखों ट्रेनिंग उनको दे दें, लेकिन जब तक कि सुधार की गुंजाइश नहीं रहती है तब तक हमको उनको हमेशा ट्रेन करते रहना पड़ता है, हमें मॉक ड्रिल्स वगैरह कराने होते हैं, कम्युनिकेशन वगैरह उनके साथ बराबर बना के रखने होते हैं। तो ये जो आपने बताया सर बिल्कुल ये चैलेंज हमको लगता है कि इंडस्ट्री में हर इंडस्ट्री में है, चाहे वो किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या कॉर्पोरेट इंडस्ट्री हो। अच्छा सर मैं नेक्स्ट सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर हम बात करें टीम वर्क और लीडरशिप में, तो टीम वर्क और लीडरशिप क्वालिटी को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं सर? टीम वर्क को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ, इस टीम वर्क की सहायता से हम अपनी टीम को बिल्कुल एक कर सकते हैं और कहीं भी ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे हमको टीम वर्क के माध्यम से चीज़ों को मिटिगेट करना है, तो वो हो जाए। तो इसके लिए सर आपकी क्या राय है हमारे चैनल को देखने वाले दर्शकों के लिए कि वो कैसे अपने टीम वर्क को, नेटवर्क को बढ़िया कर सकते हैं और अपनी लीडरशिप को दिखाते हुए कि जैसे बोलते हैं ना कि लीडर लीड बाय एग्जांपल, आपकी नज़र में सर आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? सर लीडरशिप के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहली बात तो ट्रस्ट करना चाहिए टीम पे, टीम पे ट्रस्ट करना चाहिए कि भाई जो आपने टीम बनाई है वो आपके द्वारा बनाई गई है, और बड़ी क्लियर एंड कट इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा भी सीनियर हमें देता है वो भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होती है, तो आपकी टीम उतनी ही मजबूत रहेगी।
ये कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि मदद करते हैं जिससे कि लीडरशिप स्ट्रांग हो, क्योंकि नीचे वाली टीम अगर अच्छा काम करेगी तो नो डाउट वो एक मैसेज जाता है कि आपका लीडर स्ट्रांग है। तो इसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है, इफेक्टिव ट्रेनिंग जरूरी है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जरूरी है, और चीजों को टाइम टू टाइम स्किल को डेवलप करना जरूरी है। तो इन चीजों से बहुत मदद मिलती है सर। तो हमेशा ये एक पॉजिटिव संदेश जाता है कि नीचे वाली टीम बढ़िया काम कर रही है। बिल्कुल सर, थैंक यू। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, अभी कुछ दिन पहले मुझे एक सेमिनार में जाने का मौका मिला और मैंने वहाँ पे अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट किया। तो वहाँ पे सर कुछ चीज़ें कॉमन थी जो हर इंडस्ट्री में से लोग वहाँ आए हुए थे, हर इंडस्ट्री के बूढ़े लोग आए हुए थे। तो उन लोगों ने, चूँकि वो प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री पे ही वो सेमिनार था, उसमें सर कुछ चीज़ें थी जैसे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा और अपने दर्शकों के साथ भी डिस्कस करना चाहूँगा कि जो हमारा इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि सर हमें ट्रेन्ड मैन पावर नहीं मिल पाती। दूसरा चैलेंज आता है सर हम लोगों के साथ में पुलिस वेरिफिकेशन, कि पुलिस वेरिफिकेशन होने में टाइम लगता है। तीसरा एक चैलेंज आता है सर पसारा का। कई जगह पे अगर देखा जाए तो पसारा सर हर स्टेट का अलग-अलग होना चाहिए। और तो ये सारे मुद्दों पे बड़े विस्तार से चर्चा हुआ था सर कि ट्रेनिंग सेंटर खुलने चाहिए। ट्रेनिंग सेंटर खुलने के अलावा आपका जितना भी पसारा है वन कंट्री वन पसारा होना चाहिए और साथ में पुलिस वेरिफिकेशन को आसान, ईज़ी बनाना चाहिए। तो उसी क्रम में अगर मैं आपसे पूछूँ सर कि अगर हम लोग सिक्योरिटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हम लोग के साथ मुझे लगता है सर सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि हमारे जो सिक्योरिटी मैन पावर है वो पूरी तरीके से मोटिवेट नहीं होती है ड्यू टू अगर वो देखा जाए तो मिनिमम वेज उनका काफ़ी मिनिमम वेज तो मिलता है, बट जिस हिसाब से आज सिक्योरिटी का सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो रहा है और सिक्योरिटी हर वो काम कर रहे हैं जो एक अच्छे-अच्छे स्किल्ड पर्सन काम कर रहे हैं। तो उनका सर एक एक अच्छा वेज मिलना चाहिए, एक हैंडसम सैलरी मिलनी चाहिए और साथ ही साथ पुलिस वेरिफिकेशन इस तरीके से ईज़ी होना चाहिए कि पुलिस वेरिफिकेशन करने में दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ है सर, हम सारे इंडस्ट्री वालों को कहीं न कहीं ये आवाज़ ज़रूर उठाना चाहिए कि जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल आ रहे हैं, वो एक अच्छा हैंडसम सैलरी पाएँ। तो कहीं न कहीं इसके लिए सर हम लोग बीइंग ए लीडर, हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें आपकी क्या राय है सर? सर नो डाउट अगर वेजेस अच्छे मिलेंगे तो ट्रेंड मिलेंगे आदमी, और ट्रेंड मिलेंगे तो काम भी अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिली हुई हैं। और आपका कहना सही है, जैसा कि अभी मैं उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूँ तो उत्तर प्रदेश की वेजेस रिवाइज हुई है, जैसे कि आपको ही पता होगा। तो गवर्नमेंट किसे ये है कि इनिशिएटिव बार बार लेना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का जो रिलेशंस है, और जो इंडस्ट्री और लेबर्स का हो या सिक्योरिटी पर्सन का, उनका रिलेशन तो कहीं ना कहीं सब प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। तो इसमें अगर क्या गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव अगर टाइम टू टाइम लेते रहें तो कहीं ना कहीं हम अच्छे ट्रेंड गार्ड्स और सिक्योरिटी प्रोफेशनल भी पाएंगे, वो हायर कोर्सेज भी कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वहीं आ जाती हैं कि अगर सैलरी ही नहीं सही मिलेगी तो वो कहाँ से अपनी स्किल को बढ़ाएगा, कहाँ से अपनी एजुकेशन को इन्हांस करेगा। तो अगर गवर्नमेंट बार बार चीज़ों पे, इन चीज़ों पे ध्यान दे तो नो डाउट, जैसे पसारा है, अगर हर स्टेट का अलग होता है, या कुछ ऐसा फ्यूचर में इनिशिएटिव हो कि सेंट्रली हो, या पुलिस वेरिफिकेशन आजकल ऑनलाइन पोर्टल भी चल गए हैं, जैसे यूपी पोर्टल है, यूपी पुलिस पोर्टल है, तो वहां पे भी हो जाता है। तो चीजें हो रही है, बट उतनी स्पीडली, उतनी स्विफ्टली नहीं हो रही है जितनी मतलब होनी चाहिए। तो अगर ये टाइम टू टाइम होता रहे तो नो डाउट हमें ट्रेंड सिक्योरिटी प्रोफेशनल मिलेंगे, जिससे वो अपनी चीज़ों को इन्हांस कर पाएंगे सर। अच्छा सर, आपने बताया कि अभी आप यूपी में काम कर रहे हैं। तो सर यूपी में अगर मैं बात करूँ हमारे सिक्योरिटी ऑटोमेशन में, चूँकि आज की डेट में सिक्योरिटी ऑटोमेशन में बहुत सारी क्रांति आ चुकी है सर और सारी इंडस्ट्री लगभग ऑटोमेशन पे काम कर रही हैं, जहाँ पे ह्यूमन एरर के चांसेस कम होते हैं, पेपरलेस काम हो रहा है और कहीं न कहीं रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है, रियल टाइम अलर्टनेस हमारे पास आ रहा है, जनरेट हो रहा है और हम वहाँ पे जाके चीज़ों को मिटिगेट कर रहे हैं। तो उसी क्रम में अगर मैं सर आपसे पूछना चाहूँ, तो आपसे पूछना चाहूँगा सर कि आप लोग अपनी इंडस्ट्री में ऑटोमेशन में किस तरीके से बदलाव ला रहे हैं सर? और ऑटोमेशन में आप किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं सर? सर आजकल ये पूरी इंडस्ट्री में ऑटोमेशन छाया हुआ है, क्योंकि मैन पावर पे कम और कॉस्ट कटिंग पे ज़्यादा चल रहा है। तो ये एक अच्छा सवाल है, और इंटरव्यू में भी काफ़ी बार बहुत लोगों से पूछा जाता है। ऑटोमेशन का सर मेन यही है कि हम मैन पावर करके किस तरह से डिफरेंट टेक्निक्स को अडाप्ट कर सकें, डिफरेंट टेक्निक्स को इनोवेशन कर सकें, जिससे कि हम अपनी कॉस्ट की सेविंग कर सकें और इफेक्टिवनेस दिखा सकें। चाहे वो एसेस कंट्रोल सिस्टम हो, चाहे वो इंट्रूडर अलार्म सिस्टम हो,
तो आजकल कई तरह के गैजेट्स हैं, आप समझ ही रहे हैं, तो इंडस्ट्री इसको अडेप्ट करती है और चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप में यूज़ करती है। इवन आई एम टॉकिंग अबाउट मेटल डिटेक्टर, डीएफएम और टर्नस्टाइल सिस्टम हो गए, या और भी चीज़ें हैं जो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं जहाँ पे मैन पावर को कम कर सके। तो इन सब चीज़ों का यूज़ सर इंडस्ट्री में काफ़ी बढ़ रहा है, तो नो डाउट इसके फायदे भी हैं, और नुकसान तो नहीं कहूँगा, बट मैन पावर का नुकसान है। बाकी तो सर फायदे हैं, चीज़ों को ट्रेस करने में आसानी मिलती है, चीज़ों को रियल काउंटिंग करने में आसानी मिलती है, तो इन सब चीज़ों का सर बढ़ावा तो है ही है, और चीज़ें बढ़ रही हैं डे बाई डे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा सर, मैं अगर ऑटोमेशन के बारे में बात करूं, तो ऑटोमेशन हम लोग सारे लोग कर रहे हैं, बट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की बात हर जगह आती है। कहीं ना कहीं सीनियर मैनेजमेंट हम लोगों का हाथ भी बांधता है कि आपको कम से कम मैन पावर में काम कराना है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है सर कि मैं अपनी इस इंडस्ट्री में जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, कलीग्स हैं, मैं सबसे ये डिस्कशन करता रहता हूँ कि इसको हम लोग कैसे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर सकते हैं। तो सर जो मुझे एक आंसर मिलता है, सबसे एक अनुभव मिलता है, वो यही मिलता है कि नहीं, आप अगर देखें तो सिक्योरिटी ऑटोमेशन में चीजें जो हैं, काम जो करेंगे वो आपका ऑटोमेशन मशीनें करेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो रोल है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके मैन पावर का ही है। अगर रियल टाइम अगर अलार्म जनरेट भी होता है, चाहे वो फायर अलार्म हो चाहे इंट्रूजन हो, लेकिन मौके पे तो सर सिक्योरिटी पर्सन को ही जाना होता है। तो इसलिए बहुतों का ये कहना है कि सिक्योरिटी मैन पावर का इंटरवेंशन तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने सिक्योरिटी पर्सन को, उनको टेक्निकल नॉलेज दीजिए, अवेयरनेस दीजिए, और इस पे आप बिल्कुल ध्यान न दीजिए कि ऑटोमेशन आएगा तो हमारे लोगों की नौकरी जो है खतरे में पड़ जाएगी। So two things will be there. First of all, we understand it. What is minimum and what is optimization? Optimization करना जरूरी है, मिनिमम करना कभी जरूरी नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि काम तो आदमी ही करेगा, अलार्म आएगा, अलार्म के बाद भागना आदमी को ही है, तो मैन पावर रखना, बट ऑप्टिमाइजेशन इट शुड बी ऑप्शन, बट मिनिमाइजेशन तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि सिक्योरिटी ऐसा डिपार्टमेंट है जहां आपको सतर्क रहना पड़ता है, तो सतर्क इंसान ही रहता है, सिस्टम है, बट सिस्टम को कहीं ना कहीं फॉलो कराना है, उसके लिए मैन पावर तो चाहिए। तो ऑप्टिमाइजेशन विल बी ऑप्शन, और मिनिमम कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं हो सकता, ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को हमें समझाना पड़ता है। तो इन चीज़ों में कई बार एग्री भी होता है, कई बार आर्ग्यूमेंट भी होता है इससे। अच्छा सर, अभी सिक्योरिटी इंडस्ट्री में जैसे एक्स सर्विसमैन के अलावा हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग भी आ रहे हैं, मेरी तरह से बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट होल्डर भी आ रहे हैं। आपका क्या सर इस पे, मैं अगर आपसे जानना चाहूँ कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि एक्स सर्विसमैन के अलावा जो आज सिविलियन भी लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा सर? बीइंग ए एक्स सर्विसमैन, आप उनको किस रूप में देख रहे हैं कि वो किस तरीके से उपयोगी है इस इंडस्ट्री के लिए, और वो और क्या करे ताकि वो अपने भी करियर को एनहांस कर सके? सर बड़ा अच्छा सवाल है ये, और इसमें ये समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री की डिमांड क्या है। कई बार आप समझते हैं कंपनी वालों को एक सर्विसमैन ही चाहिए होता है, कई बार नहीं भी चाहिए होता है, कई बार सीआईएसएफ वाला चाहिए होता है, कई बार सीआरपीएफ वाले सर लोग चाहिए होते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि किस इंडस्ट्री को किस तरह का स्किल चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग है, नो डाउट। जो लोग, आप लोग एसआईएस, आरजीएसएस या और भी चीजें हैं जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है, वहां से डिग्री करके आते हैं, कई एनसीसी करके आते हैं, तो कई इंडस्ट्री उन्हें भी एक्सेप्ट करती है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। कई इंडस्ट्री है जिन्हें केवल एक्स आर्मी ही चाहिए, जिन्हें एक्स डिफेंस ही चाहिए, एक्स पैरामिलिट्री ही चाहिए। तो दोनों में सर अंतर है, समझना ये है कि जो आपकी, जैसे वी हैव एंटायर एक्सपीरियंस इन द रिगार्डिंग ऑफ लीडरशिप, डिसिप्लिन, सिक्योरिटी एंड ऑपरेशन स्किल्स, बट आप लोगों का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। आप लोगों का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, आप लोगों को चीजों को, उस चीजों को समझ रहे हैं जो आप हमसे पहले समझ चुके हैं और हम आने के बाद समझ रहे हैं। समय का अंतर है कि हम आज समझ रहे हैं, आप पहले समझ चुके। तो ये समझना जरूरी है, इंडस्ट्री की डिमांड क्या है, क्या वो समझ रहे हैं कि किस तरह की डिग्री वो चाहिए। क्योंकि मेरे साथ ये अनुभव हो चुका है, एक जगह मैंने इंटरव्यू दिया था जब मैं फेल हो गया था, क्योंकि मेरे पास कॉर्पोरेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था रिगार्डिंग ऑफ सीएसपी, रिगार्डिंग ऑफ सीपीपी, आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये सारी चीजें हैं जो कि इंडस्ट्री ढूंढती है। तो मेरा ये ऑल्सो मैं ये कहना भी चाहूंगा, जो एक्स डिफेंस पर्सन है वो लोग कॉर्पोरेट के कुछ कोर्स करें, वो एसएसएम से, या आजकल जो एएसआईएस इंस्टीट्यूशन है, तो ये भी काफी सारे कोर्स करते हैं। नो डाउट दे बूस्ट द कॉर्पोरेट नॉलेज, दे बूस्ट द सिक्योरिटी नॉलेज।
तो ये सारी चीज़ों को इन्हांस करते हैं। बाकी बहुत लोग आने के बाद एमबीए के जो कमीशन अफसर साहब लोग हैं, उनको तो खैर डिग्री मिल ही जाती है आईआईएम से। जो मेरी तरह एमसीए और जेसीए साहब लोग हैं, वो लोग आने के बाद करते हैं। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, डिमांड क्या है, चाहिए क्या। काम सबका एक है, बट किस तरह से आप कर रहे हैं वो डिफरेंट है। थैंक यू वेरी मच सर एसके साहब, आपने बड़े बेबाकी से सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। और ये जो सेशन है, इंटरेक्शन सेशन, मुझे उम्मीद है कि हमारे जो चैनल को देखने वाले व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। लेकिन लास्ट में सर मैं आपसे रैपिड कुछ क्वेश्चन करूंगा। मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप उसका आंसर सर एक शब्दों में दें। तो शुरू करें सर, आर यू रेडी फॉर इट? जी सर। सर अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि सिक्योरिटी पर्सन का सिर्फ एक गुण क्या होना चाहिए, तो आप क्या बोलना चाहेंगे सर? बी एडेप्टिव, प्रोएक्टिव सर, alertness। और सर सिविल पर्सन, हाउ टू हैंडलिंग? बी पोलाइट, ऑलवेज सस्पेक्ट बट विद रिस्पेक्ट। और अगर हम बात करें सर डिसिप्लिन के बारे में, तो आप डिसिप्लिन के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? डिसिप्लिन हमारी ड्रेस से शुरू होता है, हमारी बातचीत में से शुरू होता है, और हमारी डिग्री हमारी भाषा में दिखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर एसके साहब, आपने सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत बेबाकी से दिए। और उम्मीद है कि आज का ये सेशन हमारे चैनल को देखने वाले दर्शकों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, आपको भी धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया एड्रेस करने का। और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों के चैनल के माध्यम से। थैंक यू, जय हिंद।